नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के वीडियो में हम लोग श्वेत क्रांति वाला टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने हरित क्रांति वाला जो टॉपिक है वो शानदार तरीके से बहुत डिटेल में कवर किया है। 3 से 4 वीडियो मैंने उसको लगाया है बताने के लिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे। अब आप कोई भी 2012 का एडीओ का पेपर, 2017 का एडीओ का पेपर, या फिर पीएससी का कोई भी पेपर या व्यापम का कोई भी पेपर जहाँ पे हरित क्रांति आया हुआ है, लगा के देखिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग श्वेत क्रांति वाला टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। इसमें भी आप लोगों को के मतलब लगभग मैं 2 वीडियो का टाइम लूँगा, एक आज का वीडियो और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी आएगा श्वेत क्रांति का। तो इसमें हम लोग इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से श्वेत क्रांति भी कवर करने वाले हैं, जिससे आपका कोई भी चीज़ें छूटी नहीं। बेस से लेके क्यों शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, प्रॉफिट लॉस, एडवांटेज डिसएडवांटेज और पूरे जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है पूरी तरीके से मैं आपको कवर करवाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, आप लोग इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटने वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक कमेंट आया था कि जो मैं बोलता हूँ उसको आप थोड़ा धीरे बोलिए करके। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो एक प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक रिकॉर्डेड लेक्चर है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर में यूट्यूब में पूरी तरीके से ये आपके पास कंट्रोल रहता है कि आप वीडियो को स्लो कर सकें, आप वीडियो को फास्ट कर सकें, आप वीडियो को पॉज कर सकें और उसको नोट कर सकें। अपने तरीके से आपके पास तमाम प्रकार के कंट्रोल्स रहते हैं। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप स्लो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि नोट करने में दिक्कत हो रहा है करके, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। सब कंट्रोल तो आप लोग के पास है, उस पर कोई भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रही बात मैं बोर्ड में लिख के क्यों बताता हूँ, तो बोर्ड देखिए मैं लाइव लेक्चर भी ले सकता हूँ। दिक्कत ये है कि हमारे चैनल पे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से रहेंगे और हैं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों से रहने वाले, ऐसे रूरल एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ से कोई बैठे बैठे अपने घर से तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों के पास इंटरनेट का पर्याप्त कनेक्शन नहीं है। मैं यहाँ सिटी में रहता हूँ, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब मैं ग्रामीण विकास पढ़ा रहा था, मैंने 2 लेक्चर शूट किए तब लाइट नहीं था यहाँ। ये स्थिति है। इलेक्ट्रिसिटी भी अभी कटौती चल रही है, तो गर्मी का सीजन है, लाइट भी नहीं रहता है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का तो बहुत दूर की बात है। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, 1-1 घंटा टाइम लग रहा है वीडियो अपलोड करने में, तो वो लोग कैसे अफोर्ड कर, मुझे सब चीज़ें सबको लेके साथ में चलना है। वो लोग लाइव लेक्चर पे दिक्कत ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी, फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, ताकि जो आपका वीडियो की क्वालिटी है वो ठीक से हो सके। मुझे एक आदमी बैठाना पड़ेगा सामने कैमरा बैकएंड पे, जो ऑब्जर्व करे चीज़ों को। मैं आपको क्या बोलते हैं, आपके कमेंट को लाइव पढ़ सकूं, उसके लिए सर्वर ये करना पड़ेगा, सिस्टम रखना पड़ेगा मुझे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिक्कत है, जो कम संसाधनों में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को आप समझिए, बोर्ड पे लिख के। इसीलिए बता रहा हूँ, मुझे लेक्चर लेने में, लाइव लेक्चर लेने में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आप लोग देखे होंगे मैं यहाँ लिखता हूँ, लिखने से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नोट करवाता हूँ। यहाँ पर तो सिर्फ मैं बुलेट पॉइंट्स लिखता हूँ, और ये लिखता इसलिए हूँ ताकि आप लोग का बेहतरीन नोट्स तैयार हो सके, बहुत अच्छे से नोट्स तैयार हो सके, दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप पूरी तरीके से लिख के आप उसको नोट्स को रिवाइज कर सके बार बार। इसलिए यहाँ पे चीज़ें लिखी जाती हैं। उन सब चीज़ों को आप समझिए, एकदम निश्चिंत रहिए। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान जिन जिन परेशानियों का सामना किया है, मैं सब परेशानियों का सॉल्यूशन आपके सामने, आपके बोलने से पहले प्रेजेंट करने, रख देने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को पंचायती राज, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि पंचायती राज में हम लोगों को दिक्कत हो रही है, उसको याद करने में करके मैं आप लोग को चार्ट प्रोवाइड कराया। बहुत मेहनत करके उस चार्ट को मैंने 15 से 20 दिन आपको सबको बताया था कि वो चार्ट आप देखिए। कोई भी एकेडमी, कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म या कहीं भी उस तरीके का पंचायती राज का चार्ट अवेलेबल नहीं है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स उसमें मैंने ऐड किए हैं जो पिछले पेपर में आ चुके हैं और जो आने की पूरी तरीके से संभावना है, जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपको भी ज़रूरत है उसी मेहनत से, उसी जुनून के साथ अपने घर पे बैठ के सपोर्ट करने की, इक्वल एंड अपोजिट सपोर्ट करने की, ताकि आगे भी मैं आप लोग के लिए इस तरीके का मेहनत करने का मोटिवेशन मुझे मिल सके। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। जो भी आपको प्रोवाइड करा रहा है, भरोसा रखिए, पूरा जो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको बेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है और बहुत सोच समझ के प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के और ट्रस्ट के साथ आप लोग अपनी तैयारी को दुरुस्त करिए और जुड़े रहिए साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो
हम लोग आप आज के वीडियो में श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड जिसको कहते हैं, श्वेत क्रांति हम लोग आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो वही हम लोग जिस तरीके से पैटर्न से पढ़ते हुए आए हैं कि इसकी शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, कौन किया, ठीक है। मैं आपको अभी थ्योरी पोर्शन बता रहा हूँ, बेस आप लोग को स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप सब जानते हैं, मैं लास्ट में आपको फैक्ट भी नोट करवा दूंगा जितने पेपर में आए हुए हैं, और जितने एक साथ आपको एक जगह पे पूरे फैक्ट अपन जबरदस्त तरीके से नोट करवा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1970 के दशक में, मतलब लगभग देखो 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1966 में क्या हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद उसी के बाद 1970 में देखा गया कि दूध की उत्पादकता, ठीक है, दूध की उत्पादकता जो है, एक तो न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है दूध, ठीक है, उसका, और दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, दही बनता है, उसी के बाद फिर घी भी बनता है, ठीक है, पनीर बनता है, और भी बहुत सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं आप देखे होंगे डेली यूज़ के डेली लाइफ में, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो दूध की उत्पादकता बहुत थी, लेकिन ओवरऑल उत्पादकता जो थी उसकी कम थी। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन पे अवेलेबल था दूध, था भी तो बहुत पर्टिकुलर रीजन पे अवेलेबल था, पूरा फिर उसका साल भर में उसका एग्रीगेट निकालते थे तो कम हो जाता था। तो दूध की उत्पादकता कम थी, उसको बढ़ाने के लिए वर्गीस कुरियन ने, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। मैं आपको बताऊंगा सबकी क्यों हुआ। क्रांति के जनक, ठीक है, ये श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जनक कहा जाते हैं वर्गीस कुरियन, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन, और श्वेत क्रांति का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, किसको? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, क्योंकि उनके गढ़ने वाले, इनको पूरा जो था वो वर्गीस कुरियन ही थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। अब देखो, इन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की थी। देखो, अमूल बहुत पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी है दुग्ध उत्पादन करने वाली। तो इस तरीके से भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे अधिक उत्पादन करने वाली कंपनी अमूल की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। अभी भी चल रहा है वो। और देखे होगा आप लोग, अमूल का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, अब आइसक्रीम वगैरह भी आना चालू हो गया, ठीक है, वो तो पहले से आता है। मतलब तो वर्गीस कुरियन के एक्सपेरिमेंटल पैटर्न पे ऑपरेशन फ्लड आधारित था। मतलब वर्गीस कुरियन ने एक एक्सपेरिमेंटल लॉन्च किया था, इसको एक प्रयोग करके देखा था कि देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड या फिर जो आपका श्वेत क्रांति है वो काम करती है कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल पैटर्न पे पहले पायलट प्रोजेक्ट जो लॉन्च करते हैं ना, उस तरीके से उन्होंने लॉन्च किया था इसको, ठीक है। चेयरमैन, ठीक है, तो ये जो वर्गीस कुरियन थे वो चेयरमैन थे एनडीडीबी, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास संगठन, ठीक है। तो ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास संस्थान, उसके जो थे वो चेयरमैन भी थे वर्गीस कुरियन। तो इसके चेयरमैन कौन है पूछेगा तो भी ध्यान रखना, इस तरीके सवाल भी आ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल पैटर्न पे इस ऑपरेशन मतलब कि श्वेत क्रांति को शुरुआत किया था। पीएम लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में कई कंपनियों ने और अमूल के इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ एनडीडीबी, बार बार इसको नहीं बताऊंगा, एक बार यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो एनडीडीबी को शुरू किया गया। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री इस समय जो 1970s का टाइम था जहाँ पे श्वेत क्रांति लॉन्च हो रही थी, उस समय पीएम कौन थे कंट्री के? लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इन्होंने क्या किया, उनके नेतृत्व में कई कंपनियों ने और अमूल के इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ, है ना, बहुत सारी कंपनियों ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को शुरू किया। ये जो चालू हुआ, ठीक है, इसको कौन शुरू किया? लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में, उन्होंने, वो लीड कर रहे थे, और ये सब बाकी सब कंपनी ने अमूल के इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ क्या क्या शुरू, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का शुभारंभ किया, ठीक। कुरियन के साथ उनके मित्र एच.एम. डालिया, इसका नाम याद रखना ना, डालिया ने भैंस के दूध से मिलकर मिल्क पाउडर बनाने और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीक के आविष्कार में योगदान दिया। तो वर्गीस कुरियन के साथ कंडेंस्ड मिल्क बनाने में योगदान किनका था बोलेगा तो ये क्या था? एच.एम. डालिया, ठीक है। तो उनको ध्यान रखना इसको। तो ये भी, और कंडेंस्ड मिल्क किसको बोलते हैं? मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर जो होता है आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो दूध का पाउडर भी इन्होंने बनाया था, और एक कंडेंस्ड मिल्क होता है, मतलब ऐसा एक मीठा मिल्क जिसको बोल सकते हैं आप। कंडेंस्ड मिल्क मतलब मीठा मिल्क, एक मीठा दूध होता है जिसमें कि वाटर के अमाउंट को निकाल दिए रहते हैं, ठीक है। उसमें वाटर कंटेंट को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं दूध से, और उसके बाद वो मीठा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसको दूध को कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं। आप लोगों ने फ्रूट सैलेड जब खाया होगा तो उस पर देखा होगा, वो जो दूध रहता है कस्टर्ड टाइप का जो मिल्क रहता है उसको कंडेंस्ड मिल्क बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से मीठा दूध बोल सकते हो आप। तो उस तरीके के दूध को बनाने की तकनीक का आविष्कार में योगदान दिया था क्या? एच.एम. डालिया ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग।
तो ये हो गया आपका कैसे की शुरुआत हुआ था। श्वेत क्रांति के शुरुआत के कारण, शुरुआत के क्या क्या रीज़न थे जिसके कारण श्वेत क्रांति शुरू हुई, तो इसको आप लोग ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, ठीक है। देखो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस मैंने आपको बताया था कि भूखमरी की समस्या आ गई थी क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ गई थी, तो उसी के कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन की का जो स्टार्ट करने का जो सुगबुगाहट है उसी समय से आ गई थी। लेकिन उसके साथ साथ ग्रामीण विकास को भी डेवलपमेंट करने का महत्वपूर्ण हो गया था, ग्रामीण विकास को भी डेवलपमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि दुग्ध उत्पादन में देश पिछड़ रहा था, ठीक है। तो न केवल देश को, आप लोग इस तरीके से ये जो मैं लिखा हूं पॉइंट वो भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि न केवल फसल या खाद्यान्न की कमी हो रही थी बल्कि दुग्ध उत्पादन भी हमारा देश जो था वो पिछड़ रहा था। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ये पॉइंट लिखेंगे तो भी समझना है आप लोग को, रटना नहीं है इसको। सेकेंड पॉइंट ये है, दुग्ध और डेयरी उत्पाद के आयात से बढ़ता भार। देखिए, हम लोग अब क्या कर रहे थे कि जो देश था वहाँ दुग्ध उत्पादन तो कम हो गया था, अब चूंकि दुग्ध उत्पादन कम हो गया है, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन कम हो गया है, इसलिए मिल्क से बनने वाले सारे अन्य प्रोडक्ट भी क्या करने पड़ेंगे। अब वो जरूरी तो है ही, दूध से दही भी जरूरी है, मट्ठा भी बनता है वो भी जरूरी है, घी बनता है वो भी जरूरी है, तो दूध से बनने वाले सारे प्रोडक्ट को इंडिया एक टाइम पे इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो निचली तबके जा रही थी। आप हर चीज को इंपोर्ट थोड़ी ना करेंगे, छोटी छोटी न्यूट्रिशन की चीजों को तो आपको खुद प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। अब दूध को भी हम लोग आज के डेट में इंपोर्ट करते तो आप सोचिए आप तक दूध जो है वो किस रेट पे पहुंचता। तो इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को इंपैक्ट पड़ रहा जा रहा था, निगेटिव इंपैक्ट पे जा रही थी भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये भी एक कारण था इसको शुरू करने का। थर्ड पॉइंट ये है, 1950-60 में दुग्ध उत्पादन बढ़ा, एनुअल प्रोडक्शन ग्रोथ निगेटिव था। देखो 50-60 के दशक जब आया 47 के बाद, तो इसमें दूध का उत्पादन तो बढ़ गया, प्रोडक्शन दूध बढ़ गया, दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन एनुअल प्रोडक्शन ग्रोथ जो साल भर का जो प्रोडक्शन ग्रोथ था वो क्या हो गया, नकारात्मक जा रहा था, ठीक है। उत्पादन बढ़ रहा था लेकिन पूरा एनुअल प्रोडक्शन जो ग्रोथ था वो क्या इसमें जा रहा था, निगेटिव में जा रहा था। तो ये भी एक कारण था श्वेत क्रांति के शुरुआत का। अब आया टेन्योर 31 अक्टूबर, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद एनुअल कंपाउंड ग्रोथ 1.64% थी जो 1960 के अंत तक 1.145% हो गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, इसको रटने का जरूरत नहीं है, मैं आप सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप लिख सकते हो चाहो तो देखो स्वतंत्रता के बाद एनुअल कंपाउंड ग्रोथ मतलब जस्ट 1947 के बाद 1.64% थी जो 1960 के अंत तक कितनी हो गई थी, एनुअल जो ग्रोथ निगेटिव जा रही थी बोल रहा था उसमें 1.15% हो गई थी। स्वतंत्रता के बाद जस्ट बाद 1.64% थी, लेकिन 60 के आते तक कितनी हो गई थी, 1.15% रह गई थी। ये भी इसका कारण था, एक एनुअल प्रोडक्शन ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ, भारत सरकार ने डेयरी सेक्टर में नीतियों में बड़े परिवर्तन करते हुए दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का प्रयास किया। भारत सरकार ने क्या किया, डेयरी की नीतियों में दुग्ध परिवर्तन करते हुए कुछ चेंजेस लाए उसमें, जो डेयरी की जो नीतियां हैं उसमें, और क्या किया, भारत ने ये कोशिश किया कि आत्मनिर्भर भारत बने। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये कोशिश किया गया था कि भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने, उसी तरीके से श्वेत क्रांति स्टार्ट करके भारत ने ये कोशिश किया कि दुग्ध उत्पादन में भी भारत आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, इंपोर्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के कारण इसका बेस बना और फाइनली 31 अक्टूबर 1946 को पंजाब के कंजरी में, ध्यान रखना कहाँ, पंजाब के कंजरी में अमूल कैटल फील्ड फैक्ट्री की स्थापना की गई। ये जो लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे, लाल बहादुर शास्त्री, उनके नेतृत्व में पंजाब कंजरी में लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल कैटल फीड फैक्ट्री की स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना किसने की थी, वो सब पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद जुलाई 1970 में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एफएओ, फूड एंड टेक्निकल असिस्टेंट ऑपरेशन, इन दोनों के सहयोग से ऑपरेशन फ्लड जो है वो लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, मैं लिखा नहीं हूं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यहां पर लिखना है आपको एफएओ, फूड एंड, है ना, फूड एंड टेक्निकल असिस्टेंट ऑपरेशन, फूड एंड टेक्निकल असिस्टेंट ऑपरेशन। उन दोनों के सहयोग से, ध्यान रखना पेपर में पूछ सकता है इसको, किसके सहयोग से ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया, तो इन दोनों के सहयोग से ऑपरेशन फ्लड जो है वो लॉन्च किया गया, फ्लोर पे आया, ठीक।
ये ध्यान रखना आप लोग, ये इसके सबके शुरुआत के कारण थे। ठीक, अब उसके बाद श्वेत क्रांति के चरण। तो श्वेत क्रांति जैसे कि देखिए कि आप लोग देखे होंगे 2 चरणों में क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी 3 चरण था, उसी तरीके से श्वेत क्रांति का भी 3 चरण था, 3 फेस में इसको लॉन्च किया गया। हर अगला फेस पिछले फेस को सशक्त करने के लिए था। धीरे धीरे जैसे जैसे फेस बढ़ता जाता है उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसको और स्ट्रांगली उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो 3 फेस थे इसके, 2 फेस हम लोग आज देखेंगे और 1 फेस कल देखेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला फेस, इसको ध्यान रखना, पहला चरण, तीनों ही चरण इंपॉर्टेंट है। फेस 1 1970 टू 80, 1970 से 80 के दशक में लॉन्च किया गया था ये, 70-80 में। उद्देश्य क्या था, मतलब 70 जुलाई 1970 से 1980। ठीक, ध्यान रखना उद्देश्य क्या था इसका, 10 राज्यों में 18 मिल्क शेड्स लगाना, 10 ठो राज्य को चुन के उसमें 18 मिल्क प्रोडक्शन का जो एक शेड है वो लगाना, मतलब एक तरीके का प्लांट लगाना। तो वो 10 राज्यों को चुनकर लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये ऐसा भी पूछ सकता है कि पहले चरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये सभी मिल्क शेड्स 4 शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई मार्केट से जुड़े थे। मतलब ये पहले मिल्क शेड्स लगाना और उसके बाद जो मेन मुख्य महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन सब से इनका कनेक्ट कर देना ताकि इनको मार्केट का एक्सेस मिल सके। ठीक है, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कनेक्टिविटी से क्या मिलेगा, मार्केट का एक्सेस मिलेगा, मार्केट पे आसानी से वो लोग पहुंच पाएंगे। तो यहां पर मार्केट से जुड़े थे, जिसमें 15,000 किसान जो थे वो शामिल थे इन 4 शहरों में, 4 मिल्क शेड्स में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। 4 ठो शेड्स बना, मतलब 10 ठो शेड बनाया गया, सब अलग अलग शहरों को चुन के और इन सब का महानगरों से कनेक्टिविटी किया गया ताकि क्या कर सके, पहले देश आत्मनिर्भर बने और उसके बाद एक्सपोर्ट भी करे तो देश की अर्थव्यवस्था भी उससे क्या होगी, बूस्ट होगी, उसको भी बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, तो इनसे कनेक्ट कर दिया। 15,000 किसान इन सब में शामिल थे इस पूरा प्रोसेस में। ठीक है, लगभग पहले चरण में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी द्वारा गिफ्ट दिए गए मिल्क पाउडर और बटर की सेल की गई थी, है ना, और इससे ही आर्थिक सहायता मिली थी। देखो फर्स्ट फेज में क्या किया गया था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी बोलते हैं इसको, यूरोपियन ईईसी इसका फुल फॉर्म है, मतलब इसका फुल फॉर्म ये है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी द्वारा गिफ्ट दिए गए मिल्क पाउडर। ठीक, मिल्क पाउडर इसके द्वारा गिफ्ट दिया गया और बटर मतलब मक्खन, तो बटर की सेल की गई थी। तो पहला जो चरण था उसके अंदर इसको धीरे धीरे सेल किया गया और इससे ही आर्थिक सहायता मिली थी। सेल करके फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके प्रोडक्शन को उसके बढ़ाया गया। तो एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ये प्रोग्राम प्लान किया था और यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की मदद से इसकी डिटेल्स निर्धारित की गई थी। देखो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो इसमें मदद करी थी, जैसे कि मैक्सिको से मदद क्या आया था, बीज, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए सीड्स जो आए थे, जो HYV सीड्स जो आए थे, नॉर्मन बोरलॉग ने जो इन्वेंट किया था वो उधर से आए थे यहाँ। उसके बाद धीरे धीरे करके प्रोडक्शन बढ़ने लगा। उसी तरीके से यहाँ पर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने ये मिल्क पाउडर और बटर के सेल करके मतलब हेल्प किया श्वेत क्रांति को भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो यहाँ यूरोपियन ये आपको प्रोग्राम प्लान किया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो भारत का था, है ना, उसने, और फिर उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इन दोनों की मदद से इसकी डिटेल्स जो थी वो निर्धारित की गई थी, फिक्स की गई थी फर्स्ट फेज के दौरान। तो दो तीन चीज़ें इसमें याद रखना, उसका उद्देश्य याद रखना। ठीक है, ये मेन कहाँ से जोड़ा गया था शेड्स को, मतलब कितने शेड्स लगाए गए थे वो कहाँ से जोड़ा गया था उसको। ठीक है, और इसमें मदद किसने किया था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ने एक साथ मिल के जो है वो इस योजना को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया था भारत में। सेकेंड फेज 1981 से 85, सेकेंड फेज, इसका सन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चरण का जो सन है, दूसरा चरण का जो सन है वो सब पूछ सकता है, तो दूसरे चरण का याद रखना, सेकेंड फेज 1981 से 1985। इसके उद्देश्य क्या थे, पहले चरण को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चलाना था, 10 राज्यों के 18 मिल्क प्रोडक्ट्स लगाना और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करके क्या आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य में डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाना था। ये जो डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको मतलब इंक्रीज करना। सेकंड अगला फेज में क्या करेंगे, उसको मतलब बढ़ाएंगे ना, तो इसमें चलाना था। 1989 में घरेलू दुग्ध उत्पादन 22,000 टन हो गया इस
इम्प्लीमेंटेशन के कारण धीरे धीरे करके ये बढ़ने लगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और परिवर्तन की गई थी जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि जो है कृत्रिम गर्भाधान, जो है जो गाय और जो पशुधन है उनमें कृत्रिम गर्भाधान, जो सीमन सैंपल को रख के उन पे फिजिकली जो है वो टेक्नोलॉजी, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें इंजेक्ट करवाने का, ठीक है, उस तरीके से उनको उसको ये करने का। उसके बाद बहुत सारे इंजेक्शन भी आए जिसके थ्रू क्या किए गए, दूध को, मिल्क को, प्रोडक्शन को बढ़ाने का कोशिश किया गया, उनको हरे चारे दिए गए और भी बहुत सारे ऐसे किए गए जिससे कि क्या किए गए, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुआ और देश जो है वो आत्मनिर्भर दुग्ध उत्पादन की ओर बढ़ता गया। ठीक है, तो घरेलू दुग्ध उत्पादन कितना हो गया 1989 तक, इसको फेज को आने के बाद 22,000 टन हो गया। ऑपरेशन फ्लड को, ये इसका फुल फॉर्म पता है, बताया आपको, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, वर्ल्ड बैंक और भारत के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इन तीनों द्वारा संयुक्त रूप से स्पॉन्सर किया जा रहा है। मतलब यहां से फंड जो है श्वेत क्रांति को किससे मिल रहा है, इन तीनों से मिल रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, वर्ल्ड बैंक और भारत के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से स्पॉन्सर किया जा रहा है सेकेंड फेज को, मतलब कि ये पूरे श्वेत क्रांति को, तो तीनों जगह से उसको फंड मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसके आगे देखेंगे, इसमें आप लोगों का इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बच गया है, इसका आप लोगों को अब एडवांटेज डिसएडवांटेज बच गया है और जो कुछ फैक्ट्स जो है वो मुझे नोट करवाने हैं, वो चीज़ें बच गई हैं इसकी श्वेत क्रांति की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो श्वेत क्रांति जो है आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर हम लोग पशुधन वाला जो पार्ट है वो हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर करता हूँ। अगर किसी दिन नहीं शेयर कर पाता हूँ, एक्चुअली में इसके बाद एडिटिंग वगैरह का काम करना पड़ता है, तो किसी दिन दिमाग से स्किप हो जाता है, आप लोग याद दिया कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।